बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि रोजाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीजें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? तो बच्चों, आज है संडे, यानी मस्ती का दिन। और आपको तो पता ही है कि हम लोग संडे के दिन कला समेकित अधिगम यानी आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के माध्यम से नई नई चीजें सीखते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बापू की पाती, जिसमें राष्ट्रपति महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को जानकर उनसे सीख लेंगे। फिर संगीत की कक्षा में अलंकार और संगीत से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे और सुनेंगे। फिर तारा के साथ रहेंगे तैयार कोरोना से बचाव के बारे में जानने के लिए। फिर अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संडे स्पेशल क्लास। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि पिता की मृत्यु के बाद गांधी परिवार की हालत डगमगा गई। पिता के मित्र ने यह सलाह दी कि बापू को पढ़ने के लिए विलायत भेज दिया जाए, और बापू ने विलायत जाने के लिए उनकी सलाह मान ली। माँ की चिंता दूर करने के लिए मोहन ने कसम खाई कि वो विदेश में शराब और मांस को हाथ नहीं लगाएंगे और ना ही कोई गलत काम करेंगे। मोहन ने अपनी पत्नी और नवजात बेटे से विदा ली और मुंबई की तरफ निकल गए। अब तक मोड़ बनिया जाति से कोई भी विदेश नहीं गया था। मुंबई में जाति पंचायत बैठी, जिसमें मोहन से कहा गया कि वो विदेश ना जाएं, क्योंकि उनके अनुसार विदेश में धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती, और अगर मोहन गए इसका मतलब वो आज से जात से बाहर माने जाएंगे और कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। मोहन के बड़े भाई ने जाति पंचायत पर ध्यान नहीं दिया और उनके विदेश जाने के लिए धन का इंतजाम कर दिया। 4 सितंबर 1887 को मोहन पानी के जहाज से इंग्लैंड रवाना हो गए। एक अनुभवी वकील ने मोहन को अपने कमरे में रख लिया था। बाकी सभी यात्री यूरोपीय थे। मोहन अंग्रेजी में बात करने में थोड़ा हिचकिचाते थे, तो वो दिन भर अपनी कोठरी में ही रहते थे। पहले दिन ही नई जगह के तौर तरीके सीखने में गलती हो गई। मोहनदास सफेद कपड़े पहने अकेले व्यक्ति थे। कुछ हिंदुस्तानी लोग मोहनदास की मदद के लिए आगे आए। इनमें मुख्य थे एक डॉक्टर प्राण जीवन मेहता। आगे चल के वे गांधी जी के प्रिय मित्र और समर्थक भी बन गए। शुरू के महीनों में तो मोहनदास बहुत दुखी थे। घोर असुविधा थी, सब कुछ पराया था। घर की याद सताती थी, खासतौर पे भोजन के समय। माँ के सामने मांस ना खाने की कसम खाई थी, लेकिन लंदन में शाकाहारी खाना बहुत बेस्वाद होता था। सिर्फ ब्रेड और उबली सब्जियां मिलती थी तीनों समय। कहाँ तो माँ के हाथ से बना स्वादिष्ट मसालेदार भोजन रोज मिलता था, और अब कहाँ एक दीवान के बेटे की फांके की नौबत आ गई थी। यहाँ पैदल चलने और पढ़ने की बचपन की आदत बहुत काम आई। जितना हो सकता मोहनदास शहर में पैदल घूमते और तरह तरह का साहित्य पढ़ते। घूमते रहने की वजह से समय के साथ उन्हें लंदन में शाकाहारी भोजनालय भी मिलने लगे, और यहाँ खाना खाने वालों से दोस्ती होने लगी। मोहनदास के लिए अब शाकाहार मजबूरी नहीं था, नए दोस्त बनाने का एक तरीका बन गया था। मित्र उन पर जोर डालते थे कि केवल पढ़ाई नहीं, अंग्रेजों का रहन सहन सीखना भी जरूरी है। तो अब मोहनदास जेंटलमैन बनना चाहते थे, तो उन्होंने कपड़े और महंगी टोपी सिलवाई, नाचना सीखने की कोशिश करी, वायलिन बजाना भी, बाल काढ़ना, टाई बांधना और भाषण देने की कला भी सीखनी चाहिए। मोहनदास यह सब सीख नहीं पाए, अलबत्ता इस पर खर्चा बढ़ता ही गया।
उन्हें ध्यान था कि उनके बड़े भाई ने तंगी की हाल में उनकी विदेशी पढ़ाई के लिए धन का इंतजाम किया था। उन्होंने सोचा, मुझे कौन सा इंग्लैंड में जीवन बिताना है। लच्छेदार भाषण सीखकर मैं क्या करूंगा, और नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्याधन बढ़ाना चाहिए। और फिर कुछ महीनों में वो समझ गए कि फिजूल खर्ची बंद होनी चाहिए। और फिर उन्होंने अपना वायलिन शिक्षिका को लौटा दिया कि वे उसे बेचकर धन लौटा सके। अपना भोजन खुद बनाने में मोहनदास ने आहार के प्रयोग करने की आदत पड़ गई। जीवन भर उन्होंने भोजन के प्रयोग किए और इससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक बना रहा। वकालत की पढ़ाई तो आसान थी, उसे मोहनदास ने आसानी से पार कर लिया। आज के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे कि जब बापू वकालत पढ़ने के बाद भारत वापस आए तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। नमस्ते बच्चों, मैं सुरभि कुमारी। आइए मैं आप सभी लोगों को संगीत की दुनिया में लेके चलती हूँ। आज मैं आपको सरस्वती वंदना सिखाऊंगी। आप लोग इसे ध्यान से सुन के साथ में प्रैक्टिस कीजिए। बच्चों, ये थी सरस्वती वंदना। आइए अब इसके बाद हम लोग अलंकार शुरू करते हैं।
धा पा मा गा रे सा। यह था पहला अलंकार। अब दूसरा अलंकार। सा रे रे गा गा मा पा पा धा धा नी नी सा। सा नी नी धा धा पा पा मा गा गा रे रे सा। सा रे रे गा गा मा पा पा धा धा नी नी सा। सा नी नी धा धा पा पा मा गा गा रे रे सा। सा रे रे गा गा मा पा पा धा धा नी नी सा। सा नी नी धा धा पा पा मा गा गा रे रे सा। अब तीसरा अलंकार। सा रे गा मा पा धा नी सा। सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा। सा नी धा पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा धा नी सा। सा नी धा पा मा गा रे सा। अब चौथा अलंकार। सा रे गा मा पा धा नी सा।
हम लोग 5वां अलंकार सीखेंगे। सा रे गा मा पा, रे गा मा पा धा, गा मा पा धा नी, मा पा धा नी सा। रे गा मा पा, रे गा मा पा धा, गा मा पा धा नी, मा पा धा नी सा। सा नी धा पा मा, नी धा पा मा गा, धा पा मा गा रे, पा मा गा रे सा। सा रे गा मा पा, रे गा मा पा धा, गा मा पा धा नी, मा पा धा नी सा। सा रे गा मा पा, रे गा मा पा धा, गा मा पा धा नी, मा पा धा नी सा। सा नी धा पा मा, नी धा पा मा गा, धा पा मा गा रे, पा मा गा रे सा। तो बच्चों, मैंने 5 अलंकार बताया। आप लोग इसे सुन के साथ में रियाज कीजिए। अब आगे हम लोग बताएंगे संगीत की परिभाषा, ताल की परिभाषा, सप्तक, स्वर, ये सब की परिभाषा आगे क्लास में चलेगी। तो आइए बच्चों, अभी जो हम लोगों ने अलंकार सीखा था, अब हम साथ में मिलकर इसका अभ्यास करते हैं। आप सभी लोग मेरे साथ दोहराइएगा। अब साथ में दोहराते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा। सा नी धा पा मा गा रे सा। सा नी धा पा मा गा रे सा। अब दूसरा अलंकार। अब हम लोग साथ में दूसरा अलंकार दोहराएंगे। सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा।
बच्चों, अब दूसरा अलंकार शुरू करते हैं। सा रे गा मा पा धा नी धा नी सा रे गा मा पा तीसरा अलंकार। सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा अब चौथा अलंकार। सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा तो बच्चों, अभी आप लोगों ने अलंकार सीखा। अच्छा, अब ये बताएं आपने ये क्यों सीखा? क्योंकि इसी अलंकार पे सारा संगीत इसी पे आधारित है, और जितने भी गाने हैं, फिल्मी गाने हैं, शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, जितने भी संगीत हैं, सब इसी पे समाये हुए हैं। और आप तो जानते हैं ना, संगीत किसे कहते हैं? गायन, वादन, नृत्य, गाना, बजाना और नाचना, जब ये तीनों मिलते हैं तो संगीत बनते हैं। तो अब हम कुछ और शुरू करते हैं, तो आप लोग ध्यान से इसे सुनिए। तो बच्चों, अभी हम आरती सीखेंगे।
अभी आपने आरती सीखी और आज की कक्षा में सरस्वती वंदना, अलंकार ये सब सिखाया गया। तो आप घर पे इसका रियाज करते रहिएगा। तो आज का कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों। अरे तारा, तुम अपने हाथ धोए भी नहीं खा रही? तुमने कितनी सारी गंदी चीजें छुई हैं और गंदे हाथों से क्या होता है मैंने बताया था ना। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। साली अब्बा। हाँ दोस्तों, कोरोना और दूसरे वायरस और कीटाणु हमारे शरीर में गंदे हाथों से आ सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने हाथ बार बार धोने चाहिए। और हाथ कैसे धोने चाहिए? साबुन और साफ पानी से। और जब जब तुम हाथ धोना ये गाना गाना। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हर बार कम से कम 40 सेकंड तक हाथों को धोना है, हाथों को धोना है। पानी का नल खोले, हाथों को भिगाए, नल को बंद कर दे, फिर साबुन लगाए, हथेलियों को रगड़े, फिर पीछे भी रगड़े, उंगलियों के बीच में गांठों को हथेली से, अंगूठे को रगड़े, नाखूनों को रगड़े। अब नल खोले, नल और हाथ धो ले, नल को बंद कर दे और हाथों को सुखा ले, इससे हाथ भी साफ होगा और पानी भी बचेगा। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना को भगाना है ना? बहुत अच्छा गाना था तारा, बहुत अच्छा। थैंक यू अप्पा। अब बताओ कब कब हाथ धोना है तारा? मुझे याद है अप्पा। ओके। हाथों में खांसने या छींकने के बाद, घर या बाहर की कोई गंदी चीज या सतह छूने के बाद, किसी को छूने से पहले और छूने के बाद, चेहरा, नाक, आँख छूने से पहले और बाद में, खाना खाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद, खेल कर आने के बाद, किसी बीमार व्यक्ति को छूने के बाद, बाहर से आने के बाद और बच्चे की पॉटी साफ करने के बाद। अरे वाह तारा, तुम्हें तो पूरा याद है। अच्छा, हाथ धोने के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए और क्या करना है वो भी याद है ना? हाँ बा, सबसे 1 मीटर की दूरी बनाकर रखना है और घर पर ही रहना है। अब मेरे साफ खुशबूदार हाथों से आप सबको नमस्ते। नमस्ते। आइए जाने कोरोना वायरस या कोविड-19 से बचाव के लिए हाथ धोने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम पानी लेंगे, हाथ को भिगोएंगे, फिर हम साबुन लेके झाग बनाएंगे। झाग बनाने के बाद अच्छे से हाथ धोने के लिए हमारे 8 चरण हैं, जिसमें सबसे पहला चरण दोनों हथेलियों को गोला करते हुए हम रगड़ेंगे। दूसरा चरण, इसमें हम बाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ की हथेली के ऊपर रख के उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार दूसरे हाथ में दोहराएंगे। तीसरा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। चौथा चरण, जिसमें हम बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ेंगे और गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में इसे दोहराएंगे। पांचवा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार फंसाएंगे और इसे ऊपर नीचे रगड़ेंगे। छठा चरण, जिसमें हम हथेली में हम दाएं हाथ की उंगलियों को गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी इसे करेंगे। सातवां चरण,
जिसमें हम कलाई को रगड़ेंगे नीचे की तरफ। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी दोहराएंगे। 8वां चरण, हम पानी से साबुन को धोएंगे। यह प्रक्रिया हम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से करेंगे। फिर हम किसी साफ टॉवल और टिश्यू से हाथों को पोंछ लेंगे। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम जिस जानवर के बारे में बात करेंगे उसे जंगल का राजा कहा जाता है, जिसका नाम सुनते ही मन में एक भयानक और बेहद डरावने जानवर की तस्वीर उभरती है और जिसकी एक दहाड़ अच्छों की होश उड़ा देती है। सबसे बड़ी बात, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है उसमें भी इसी जानवर का चित्र अंकित है। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं शेर की। शेर एक बेहद खूंखार, खतरनाक और आक्रामक जानवर होता है। यह सिर्फ हाथियों को छोड़कर जंगल में किसी भी जानवर से नहीं डरते। शायद इसीलिए आज हर कोई खुद को शेर कहलाना पसंद करता है। आज पूरी दुनिया में बस 2 ही तरह के शेर हैं, एक अफ्रीकी शेर और दूसरा एशियाई शेर। एशियाई शेर मुख्य रूप से भारत के गुजरात में गिर के जंगलों में मिलते हैं। ये बेहद आक्रामक और कमाल के शिकारी होते हैं। वैसे तो इन्हें जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर शेर को जंगलों में खुले घास के मैदान में रहना पसंद है। शिकार करने की कला में मादा शेर नर शेर से एक कदम आगे होती है। पटना जू में जो लायन है इनकी संख्या मेल लायन की 3 है और एक हाइब्रिड लायनेस है जो काफ़ी एजेड है। तो इस तरह कुल इनकी संख्या 4 है। लायन होते हैं, इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, अर्थात मेल जो होते हैं वो फीमेल से अलग होते हैं। मेल को के पहचान का एक तरीका है कि उनके गर्दन के आगे, गर्दन पे पूरे में बड़े ये लंबे बाल होते हैं जिसे मेन कहा जाता है, ब्राउन कलर के होते हैं। ये फीमेल में नहीं होता है। जो लायन होते हैं ये हाईली टेरिटोरियल होते हैं तथा ये बड़े हो जाते हैं, वो अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं। पूरे इंडिया में इनकी संख्या लगभग 600 से 700 के आसपास है और इन्हें दूसरे राज्यों में भी स्थापित करने की
बात चल रही है। पटना जू में इनके लिए एक बड़ा सा इनक्लोजर बनाया गया है। अभी तत्काल यहाँ पे एशियाटिक लायनेस नहीं है और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों से अदला बदली स्कीम के तहत इसे ला करके यहाँ ब्रीड करवाया जा सके ताकि इनकी जनसंख्या भी बढ़ सके। ज्यादातर शिकार शेरनी ही करती है, जबकि शेर का काम अपने झुंड और इलाके की रक्षा करना है। ये छिपकर या पीछे से शिकार करना पसंद करते हैं। इनके पसंदीदा शिकारों में नीलगाय, जंगली सूअर और हिरण शामिल है। शेर इस दुनिया में बाघ के बाद दूसरी सबसे बड़ी बिल्लियों की प्रजाति है। मादा शेर का वजन नर शेर की अपेक्षा कम होता है। शेर का वजन 150 से 260 किलोग्राम तक होता है और शेरनी का वजन 120 से 180 किलोग्राम तक होता है। वहीं शेर की ऊंचाई 1.2 मीटर और लंबाई 1.7 से 2.5 मीटर होती है, जबकि शेरनी 1 मीटर ऊंची होती है। एक स्वस्थ शेर का औसत उम्र 16 से 18 सालों की होती है। इनके सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है और ये 1 मील दूर से भी अपने शिकार की आवाज सुन लेते हैं। इनके जबड़े बेहद मजबूत होते हैं, जिनमें 2 नुकीली दांतें होती हैं, जिसकी सहायता से ये किसी भी जानवर के मोटे से मोटे चमड़े को भी फाड़ देते हैं। ये बेहद सामाजिक जानवर हैं और हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं। इनके झुंड को प्राइड्स कहा जाता है। एक प्राइड में शेर, 1 से अधिक शेरनियां और उनके बच्चे होते हैं। इनमें पारिवारिक जीवन की प्रबल भावना होती है। झुंड में रहने वाला शेर एक दूसरे का पता दहाड़ की मदद से लगाता है। शेरनी 3 साल में और शेर 3 से 4 साल में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। शेरनी 100 से 119 दिनों के गर्भधारण के बाद 3 से 4 शावकों को जन्म देती है। इनके बच्चों को कब भी कहा जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में इन सिंघों के रखरखाव में काफ़ी ध्यान दिया जाता है। गर्मियों के मौसम में शीतलता प्रदान करने के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है। पानी के फुहारे दिए जाते हैं, छींटे दिए जाते हैं ताकि सिंघ को गर्मी ना लगे। और उसी प्रकार इनके जाड़े में भी, जाड़े के ऋतु में भी रखरखाव में काफ़ी ध्यान दिया जाता है। चारों तरफ इनके खुले, जो भी जगह पे खुले रोशनदान वगैरह को फूस की ये थैचेट बना करके ढक दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है और हीटर वगैरह दिया जाता है। गर्मी में हम लोग जानवरों को नाइट हाउस में ठंड प्रदान करने के लिए कूलर, पंखे इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। उसी हिसाब से ऋतु के हिसाब से इनका भोजन भी बदलता रहता है। मुख्य रूप से सिंह जो हैं सो महिष मांसी खाते हैं, जिसे मात्रा जो है केवल गर्मी और जाड़े में अंतर आता है। और इनकी रख रखाव पे साप्ताहिक रूप से हम लोग की नाइट हाउस की सफाई करते हैं। नाइट हाउस में हल्दी वगैरह का छिड़काव करते हैं। प्रतिदिन पानी से धुलाई होती है और इनके रख रखाव पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। सिंह में एक विशेष खासियत ये होती है, विशेषता है कि ये लगभग 24 घंटे में 20 घंटे के आसपास सोना पसंद करते हैं। प्रायः ये सभी को सोए हुए मिलते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में शेर अपने इन्हीं विशेषताओं के कारण दर्शकों को बेहद पसंद है और यहाँ आने वाला हर दर्शक इनके एनक्लोजर के पास इन्हें देखने जरूर जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज हम घड़ियाल और मगर के एनक्लोजर के पास जाएंगे और जानेंगे इनसे संबंधित विशेष जानकारियां। इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी, कोसी, नारायणी और अन्य नदियों में इनका निवास स्थान है। घड़ियाल पानी और नदी किनारे रहना पसंद करते हैं और नदी के किनारे बालू में अंडा देते हैं। घड़ियाल की लंबाई 5 मीटर से 7 मीटर तक हो सकती है और ये 100 साल तक जीवित रह सकते हैं। नर घड़ियाल 15 साल में और मादा 12 साल में पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। वयस्क घड़ियाल
ज्यादातर मछली के शौकीन होते हैं। भारत में क्रोकोडाइल प्रजाति के घड़ियाल और मगर के साथ नमकीन पानी में रहने वाले मगर भी पाए जाते हैं। घड़ियाल विश्व भर में सिर्फ भारतीय महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि घड़ियाल का नाम घड़ा शब्द से उत्पत्ति हुई है, क्योंकि जो घड़ियाल में जो मेल घड़ियाल होते हैं उनके स्नाउट पर एक घड़े की आकृति का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम घड़ियाल रखा गया है। जब हम इनके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करते हैं तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं और एक एस्टिमेशन के हिसाब से इनका वाइल्ड में पॉपुलेशन 250 से अधिक पूरे इंडिया में नहीं रह गया है। पटना जू और खासकर बिहार हम लोग इसलिए ब्लेस्ड हैं कि यहाँ पे घड़ियाल जो है नेचुरली गंडक रिवर में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सोन में भी इनकी रिपोर्टिंग हुई है। घड़ियाल का पटना जू में काफ़ी हेल्दी पॉपुलेशन है और लगभग अभी 60 की संख्या में ये घड़ियाल हैं हमारे यहाँ, और ये काफ़ी अच्छा ब्रीड भी करते हैं और इनको 2 से 3 साल तक यहाँ रखने के बाद हम इन्हें वाइल्ड में रिलीज करते हैं। 2014 में पटना जू के द्वारा और WTI के सहयोग से सैटेलाइट कॉलर 28 की संख्या में जुवेनाइल घड़ियाल को गंडक रिवर में छोड़ा गया था, ताकि उनके नेचुरल अधिवास में फिर से यह स्थापित हो सके। मगर ज्यादातर भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। मगर पोखरा, नदी या अन्य पानी के बड़े स्रोतों में भी पाए जाते हैं। पूर्ण विकसित मगर 4 से 5 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 100 से 200 किलोग्राम तक होता है। मगर की औसत उम्र 70 सालों तक होती है और मगर स्वभाव से काफी गुस्सैल होते हैं। इस इनक्लोजर में 2 मगर हैं, एक मेल और एक फीमेल है। जब इनके कंजर्वेशन स्टेटस की हम बात करते हैं तो इनका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो
वल्नरेबल कैटेगरी में है। और इनका जो मुख्य आहार है वो जो स्मॉल मैमल्स है, जैसे बंदर हो गया या अटर है, इसके अतिरिक्त जो बकरी या डॉग्स वगैरह फेरल डॉग हैं जो नदी के किनारे पाए जाते हैं, पक्षी हैं, इनका ये मुख्यतः शिकार करते हैं। इसके अतिरिक्त ये सांप या कछुआ इत्यादि को भी खाना पसंद करते हैं। पटना जू में इन्हें खाने के लिए मेनली हम बीफ देते हैं और ये सप्ताह में 2 दिन दिया जाता है, बृहस्पतिवार और रविवार को दिया जाता है। जो विंटर्स में इनका जो खाना होता है वो लगभग 3 महीने तक ये खाना नहीं खाते हैं, ये हिबरनेशन में रहते हैं। कोल्ड ब्लडेड होने के कारण मगर बिना खाने के बहुत दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।